चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी गाइडेंस सेशन फॉर कैफ ऑटम 2026 अटैम्प्ट फॉर द अपकमिंग कैफ ऑटम 2026 अटैम्प्ट। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज के सेशन में हमारे पास वो पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई की अटैम्प्ट में अपने पीआरसी की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी है, या मई से पहले इन्होंने अपना पीआरसी ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, या फिर मई के अटैम्प्ट में अपना पीआरसी के क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी है, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और जो भी विद इन अ वीक या विद इन नेक्स्ट 2 वीक पीआरसी का रिजल्ट आ रहा होगा, उनमें उनका इंशाल्लाह पीआरसी क्वालिफाई हो रहा होगा। और अपकमिंग अगस्त 2026 के अंदर वो अपनी कैफ की पहली अटैम्प्ट दे रहे होंगे। आदर वो 1 पेपर, 2 पेपर या 3 पेपर्स को ऑप्ट कर रहे होंगे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑटम 2025 अगस्त 2025 आपकी कैफ की पहली अटैम्प्ट होगी। तो अगर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ स्टूडेंट बैठा है, किसी का कोई और बैकग्राउंड है, तो काइंडली पहले मुझे वो शेयर कर दें। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? सारे वही लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी पीआरसी की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी है, या कोई और डिफरेंट बैकग्राउंड से है, या कोई डिफरेंट पाथवे से है यहाँ पे? ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप लोगों ने पीआरसी के एग्ज़ाम्स दिए हैं। इंशाल्लाह जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, अल्लाह ताला उस रिज़ल्ट को आपके हक़ में बेहतर करे और आप लोग अपना पीआरसी अपकमिंग रिज़ल्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाएं। सर, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कैसा लगा आप लोगों को पीआरसी, कैसा लगा आप लोगों को सीए, और क्या आप लोगों ने अपने पार्ट पे एक प्लानिंग की है? क्या एक टेंटेटिव कोई ना कोई प्लान तो बनाया होगा ना कि हमें अगस्त के टाइम में पेपर देने हैं कैफ के या नहीं देने हैं, या हम डायरेक्टली मार्च 27 में अपने कैफ के पेपर्स देंगे, और अगर अगस्त के टाइम में पेपर्स देंगे तो हम कितने पेपर्स को ऑप्ट करने, कुछ सोचा होगा, कुछ डिस्कशन की होगी दोस्तों से, सीनियर से? 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर? तो ज़रा मुझे अपनी बताते हो कि क्या आज तक प्लानिंग की है या अब तक प्लानिंग की है? टेंटेटिव प्लानिंग ही होगी कि अभी अगस्त में कैफ देना है नहीं देना, और अगर देना है तो कितने पेपर्स देना है, या फिर हम डायरेक्टली मार्च 27 को प्लान कर रहे हैं? सर, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम अगस्त अटैम्प्ट को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं और 1 पेपर देने की ख्वाहिश रखते हैं, दैट इज़ डीएसआर। एक ने कहा सर 2 सब्जेक्ट, एक ने कहा सर 1 या 2 देने हैं। और कोई? अच्छा जी, देखें, मैं आपसे एज अ बड़ा भाई आपको जो भी बातें करूँगा वो करने की कोशिश करूँगा जो मेरी नॉलेज में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे एक्सपीरियंस में आप लोगों के हक़ में बेहतर हो, या आप लोगों को उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अगर मैं आज की तारीख में ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन को देखूं, सीए के डायनेमिक्स को देखूं, जॉब में कंपटीशन को देखूं, ऑब्वियसली हमें मालूम है कि हम कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री का पार्ट नहीं है, या बहुत हमारी कोई ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। हमारी एक श्रिंकिंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन भी है, जॉब सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो भी हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इन्हीं के अंदर हमें रहना है, इन्हीं के अंदर हमें सर्वाइव करना है, और इन्हीं के अंदर इंशाल्लाह हमने फ्लरिश करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में एज अ कैफ स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोगों की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द, कम से कम टाइम के अंदर आपने अपना कैफ क्वालिफाई करना है। रीज़न बीइंग, जितना कम टाइम के अंदर आप अपना कैफ क्वालिफाई करेंगे, जितना लेटेस्ट आपका एफटीएस होगा, उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 फर्म से, या बिग 10 फर्म से, या ए कैटेगरी की फर्म से, या जो इंडस्ट्री की टॉप नॉच कंपनीज हैं उनसे हो रही हो। जितना आपका कैफ का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतने अच्छी फर्म के चांसेस आपके कम होते जाएंगे। और डेफिनेटली हर अटैम्प्ट में, हर 6 महीने में जब कैफ का रिजल्ट आता है तो कोई 2000, 2200 के करीब कैफ के बच्चे क्वालिफाई हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इनके अंदर आपको बेस्ट परफॉर्म करना होता है, एज अर्ली एज पॉसिबल कैफ क्वालिफाई करना होता है, ताकि आपकी बिग 4 में इंडक्शन हो सके, ताकि आपकी ए कैटेगरी फॉर्म में इंडक्शन हो सके, ताकि आपकी इंडस्ट्री की टॉप नॉच कंपनीज के अंदर इंडक्शन हो सके। लेकिन जब टेबल के इस तरफ बैठकर एज अ टीचर मैं ये बात करता हूँ कि यार आप लोगों ने जल्द से जल्द कैफ कंप्लीट करना है, जल्द से जल्द क्वालिफाई करना है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा प्लान करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, या आपको कुछ ऐसा प्लान करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, या ह्यूमनली इम्पॉसिबल नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को इतना अजीरन कर दे कि फिर ऐसी पढ़ाई का, या ऐसी तालीम का, या ऐसी क्वालिफिकेशन का फ़ायदा कोई ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दफ़ा इस तरह का सेशन कंडक्ट करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, तो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी निकल कर आते हैं, सर हम 4 पेपर्स दे रहे हैं कैफ के। आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना, आपने प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि यार जो भी आप प्लान कर रहे हो, इधर 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, क्या वो रिमेनिंग टाइम में पॉसिबल है? नंबर ऑफ पेपर्स कितने ऑप्ट करने हैं, उसके लिए आपने रिमेनिंग टाइम भी देखना है, अपनी कैपेसिटी को भी देखना है कि यार आप किस तरह के स्टूडेंट हो। क्या आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, पूरे दिन आपके पास पढ़ाई के लिए अवेलेबल है, या हो सकता है कोई साथ में जॉब भी कर रहा हो सकता है साथ में कोई ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहा हो सकता है, घर में कोई और मसरूफियात भी चल रही हो, तो और फिर
किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा हो सकता है, किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो सकता है, किसी को एक बार ही में बात पिक हो जाती है, किसी को 2-3 बार प्रैक्टिस करने पड़ता है, किसी को एक बारी में चीज़ें याद हो जाती है, किसी को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो हमने अल्टीमेटली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने उठाने, ये कभी भी जज्बाती फैसला नहीं होगा, ये एक प्रोफेशनल साउंड डिसीजन होगा डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स। नंबर 1, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। नंबर 2, आप खुद कितने पानी में। ये दोनों चीज़ें कंसिडर करते हुए हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर रहे होंगे। देखिए, मैं जब ऊपर से चीज़ों को देखता हूँ, आज हम मई के मिड में खड़े हुए हैं, आज हम मई के मिड में हैं। आज जिस वक्त हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आज 18 मई 2026 है। आप लोगों को पता है कि आपकी जो कैफ की ऑटम 2025 की अटेम्प्ट है, अगस्त 2026, सॉरी बार बार मेरे मुंह से 25 निकल रहा है, अगस्त 2026 की ये जो अटेम्प्ट है, इसमें आपका टाइम टेबल क्या है, आपका एग्जाम किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। क्या किसी को ये बात मालूम है कि अगर मैं अगस्त 2026 के अंदर पेपर दे रहा हूँ तो पहला पेपर किस दिन होगा। सर, आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने राइटली आइडेंटिफाई किया कि एग्जामिनेशन डेट आपकी स्टार्ट हो रही है 17 अगस्त 2026 से। 17 अगस्त 2026 से पहला पेपर है, और फिर उस हफ्ते के अंदर कैफ के जो है ना पूरे 8 पेपर्स हो रहे होंगे। तो अब हम आज की तारीख में देखिए यार, हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना है। सर, हमारे पास रिमेनिंग टाइम, हम 18 मई पे हैं, हम मई के 10 दिन लगा सकते हैं, हम मई के 10 डेज ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन 12-13 दिनों के अंदर, अभी मई के महीने में 12-13 दिन हैं हमारे पास, लेकिन उन मई के 12-13 दिनों के अंदर आपके पास 2-3 दिन ईद के भी आ रहे, तो मैं 10 दिन काउंट कर लूँ सेफली या कम कर दूँ। सर, हमारे पास जून का महीना है, हमारे पास जुलाई का महीना है, और हमारे पास अगस्त के 16 दिन है। ये हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल है। मई के 10 दिन, मैंने मई के रिमेनिंग 12 डेज काउंट नहीं किए, मैं 2-3 दिन आप लोगों को ईद की छुट्टियों के दे रहा हूँ। जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 16 दिन, 17 अगस्त से हमारे कैफ के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑन एन एवरेज मिला जुला कर कितना बनेगा, 30 और 30 60, 56, 66, 67 डेज। अब तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, सॉरी 60, 70, 80 और 87 डेज, ये हमारे पास तकरीबन 30 और 30, 60, 70, 80, 87 डेज बनता है हमारे पास इन टोटल। आज की तारीख से देखें तो 87 डेज अवेलेबल है टिल अवर कैफ एग्जामिनेशन। अब डेफिनेटली मैं पूरे 87 डेज अपने कोर्सेज को कवर करने के लिए, अपने लेक्चर्स को कवर करने के लिए, एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सर्टेन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। देखिए, एक चीज़ थोड़ी सी रियलिटी को समझिएगा, जो आपने पीआरसी दिया है ना, पीआरसी इज़ जस्ट लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप जनरली इंटर के बाद किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हो तो यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए कोई ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो ना, तो पीआरसी भी एक तरह से सीए का एप्टीट्यूड टेस्ट है, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंस। यानी कि सीए करने से पहले क्या आपके पास बेसिक कॉम्पिटेंस है, इस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। दिस इज सिंपली पीआरसी। सही मानों में जो आपकी सीए की जर्नी है वो आपकी कैफ लेवल से स्टार्ट होगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर ऑडिटिंग कर रहा होता है, टैक्सेशन देख रहा होता है, कॉर्पोरेट लॉज देख रहा होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख रहा होता है। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर सब्जेक्ट है, ये आप कैफ लेवल से पढ़ना स्टार्ट करोगे। पीआरसी लेवल पे तो आपने बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक क्यूटी, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, वो सिर्फ आपकी एक फाउंडेशन है। सही मानों में आपकी सीए की जर्नी अब स्टार्ट होने लगी है। अब जाकर आप पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दोगे, इससे पहले आपने पीआरसी में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स दिए होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर ऑफ डेज रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे, कुछ नंबर ऑफ डेज अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए, पास पेपर्स की प्रैक्टिस वगैरह के लिए रखने पड़ेंगे। तो मैं काम करता हूँ कि अगस्त के जो 16-17 दिन है ना, अगस्त के जो 16-17 दिन है ना, उसको हटा देता हूँ। मैं 17 डेज फॉर रिवीजन एक्सक्लूड कर देता हूँ कि भाई अगस्त के महीने में हमें प्लान इस तरह से करना है कि हम अपने कोर्स को इस तरह से लेके चले, हम अपनी तैयारी को इस तरह से लेके चले कि बाय द एंड ऑफ जुलाई हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और जो भी अगस्त के महीने में हमारे पास 16-17 दिन है, वो 16-17 दिन सिर्फ हमारे पास रिवीजन के होंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हम उठाएंगे इन 16-17 दिन के अंदर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे, नया कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अगर 87 में से मैंने ये 17 दिन भी हटा दिए सर, हमारे पास रह जाता है 70 डेज। सर, प्रैक्टिकली और चीज़ों को कंसिडर करते हुए, अभी बीच में शायद हो सकता है बारिशें भी आ रही हो, मुहर्रम की छुट्टियां भी आएंगी,
किसी की तबीयत भी ख़राब होगी, घर में भी कुछ मसरूफियात होगी, मैं एक काम करता हूँ एज अ सेफ मार्जिन 10 डेज़ का बफर भी माइनस कर देता हूँ। ये हम हमेशा प्लानिंग करते हुए हमेशा वो कहते हैं ना कि यार देयर शुड बी ऑलवेज अ प्लान बी। तो प्लान बी कि यार हो सकता है अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई तकरीब हो, शादी ब्याह हो, मुहर्रम, कुछ लोग एहले-तशी कम्युनिटी के होंगे, उनकी मुहर्रम में भी कुछ मसरूफियात होंगी या और कोई चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं इन 70 दिनों में से भी 10 दिन आपके बफर के निकाल देता हूँ। अब हमारे पास रह जाते हैं 60 दिन कि यार 60 अफेक्टिव डेज़ हैं, इसमें 10 दिन का बफर मैंने रखा है कि वो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हम 60 डेज़ के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अब 60 दिन हमारे पास है। सर मुझे ये बताएं, अगर आप एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर देगा। मतलब मुझे ये बात मालूम है कि जनरली जितने भी लोग सीए में होते हैं वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, वो कोई हाई मतलब मिलियनर फैमिली से या एक अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब एक रिच बैकग्राउंड से नहीं होते। हम लोग सारे जनरली जो सीए में आते हैं वो एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या कुछ अपर मिडिल क्लास से भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपर क्लास से या हाई लेवल जो क्या कहते हैं ऊपर वाला एरिया तबका है हमारे माशरे का, हम उससे बिलोंग नहीं करते। हम जनरली लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा बहुत मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग होंगे। ये सिचुएशन अपनी कंसिडर करते हुए, अपने माँ बाप की मेहनत, अपने माँ बाप की जो तुम पे एक ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, उनकी जो तुमसे उम्मीदें हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने आप को प्रोफेशनली देखते हुए कि यार तुम एक ऐसी क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हो जहाँ 3-4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी सही मानों में तब्दील हो जाएगी। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने जब सीए में एंटर हुआ या जो मेरी सीए की जर्नी थी, उस वक्त तक मेरी फैमिली की जो इनकम थी ना, मतलब मेरे घर पे मेरे वालिद साहब की जो इनकम थी वो कोई 40-50 हज़ार के करीब थी। लेकिन जब मैंने कैफ कंप्लीट किया, आर्टिकलशिप स्टार्ट की और आर्टिकलशिप के विद इन आर्टिकलशिप भी क्वालिफाई कर लिया, तो मेरी सैलरी भी 50,000 हो गई थी। अभी मेरा सीए ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, मेरी आर्टिकलशिप अभी भी 1.5-2 साल रहती थी। विद इन आर्टिकल्स जो 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, मैंने उसके 1.5 साल में ही अपने कैफ के सीए फाइनल के सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो मेरी सैलरी 50,000 हो गई थी। तो सिर्फ सीए के पेपर्स कंप्लीट करने में विद इन आर्टिकल्स ही मेरी फैमिली इनकम जो थी, जो मुझसे पहले मेरे फादर की 40-50 हज़ार के करीब थी, वो डबल हो गई थी। और फिर जब मैंने सीए कंप्लीट कर लिया, मेरी एज असिस्टेंट मैनेजर मेरी ही फर्म, मतलब जिस फर्म में मैंने आर्टिकल्स की वहीं जॉब हो गई। मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1,10,000 या 1,25,000 रुपये। और फिर वो तो मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ 2015-16 की, फिर वक्त के साथ बढ़ती गई और अल्लाह ताला ने आज एक मकाम पर पहुँचा दिया। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंशाल्लाह आप लोगों का लिविंग स्टाइल जो है या जिस बैकग्राउंड से हो, आपको उस बैकग्राउंड से निकाल कर एक अपर क्लास के अंदर लेकर जाएगा। अब ये सारी एक्सपेक्टेशन हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, लेकिन ये सारी चीज़ आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है, आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपने आप से सवाल पूछो कि सर पर डे बेसिस पे आप कितने आवर्स अपनी स्टडीज़ को दे सकते हो। पर डे बेसिस पे आप जो कहेंगे मैं वो यहाँ पर वो आवर्स लिखूँगा। पर डे बेसिस पे आप कितने आवर्स अपनी सीए की स्टडीज़ को दे सकोगे आने वाले 60-70 दिनों के अंदर, आने वाले 2-2.5-3 महीनों के अंदर। जितने आवर्स आप बताएंगे मैं वो आवर्स यहाँ रखूँगा और उस हिसाब से आपको प्लान बना के दूंगा कि सर हम इतना पढ़ेंगे, हम इतने पेपर्स देंगे। सर एक बच्चे ने कहा कि सर हम 10 से 12 घंटे दे सकते हैं, एक बच्चे ने कहा हम 4 से 6 घंटे दे सकते हैं, एक ने कहा 8 से 10 घंटे, एक ने कहा 10 घंटे, एक ने कहा 12 घंटे, एक ने कहा 8 घंटे। सर जो 5-6 लोगों के, एक और ने कहा 10 से 12 घंटे। सर जो मेरे पास 7-8 लोगों का जवाब आया ना, इन सब का अगर मैं एवरेज लूँ ना, इन सब का मैं एवरेज लूँ, एक ने कहा 10 से 12, 8 से 10, 10, 12, 8, 10 से 12, 10 आवर्स, एक ने कहा 4 से 6, सिर्फ 4 से 6 के ब्रैकेट में एक स्टूडेंट है। अगर मैंने सारे स्टूडेंट्स का एवरेज लूँ ना सर 10 आवर्स, ज़्यादातर लोग इस बात को वोट करें कि सर हम 10 आवर्स अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे, हम 10 आवर्स अपनी पढ़ाई को देंगे, कंसिडरिंग कि हम किस तरह की क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, कंसिडरिंग कि हमारी इस क्वालिफिकेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें एक क्लास से निकाल कर इंशाल्लाह अपर क्लास में लेकर आ जाएगा। सर मैं इन 10 घंटों में भी एक काम करता हूँ, 2 घंटे का बफर माइनस कर देता हूँ। आप अपनी ज़बान से आप खुद अहद कर रहे हो कि सर हम 10 घंटे दे रहे होंगे आने वाले 2.5-3 महीनों में, मैं काम करता हूँ 2 घंटे का बफर यहाँ भी माइनस कर देता हूँ। सर अगर मैं
आज से आने वाले जो भी हमारे पास 80-90 डेज अवेलेबल है, उनमें 8 घंटे भी पढ़ लेता हूँ ना, उनमें 8 घंटे भी पढ़ लेता ना, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप 8 आवर्स पर डे की बेसिस पे कैफ के 2 सब्जेक्ट्स बआसानी प्रिपेयर कर सकते हो, बआसानी पास कर सकते हो। और अगर आपने इस अगस्त के टाइम में कैफ के 2 पेपर्स पास कर लिए ना, इंशाल्लाह 2027 में आपका कैफ कंप्लीट हो सकता है। अभी 2 पेपर्स कंप्लीट किए अगस्त के टाइम में, मार्च 27 के अंदर 3 पेपर्स देंगे, अगस्त 2027 के अंदर 3 पेपर्स देंगे, आपके कैफ के 8 पेपर्स कंप्लीट हो सकते हैं। या आप लोगों ने खुद कहा सर 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, किसी ने 8 घंटे कहा, किसी ने 10 से 12 घंटे कहा, मैं 10 घंटे रख के 2 घंटे बफर माइनस करने के बाद भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 8 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ लेते हो, ईमानदारी के साथ पढ़ लेते हो, सर आप अगस्त अटेम्प्ट के लिए 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आने वाली अगस्त अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट्स पास कर सकते हो। फिर आपके पास मार्च 27 में आपको 3 या 4 पेपर्स टारगेट करने हैं, 3 पेपर्स टारगेट करने हैं, अगस्त 27 के अंदर 3 पेपर्स टारगेट करने, और आपका अगस्त 27 के अंदर इंशाल्लाह कैफ कंप्लीट हो जाएगा। सर आपने ये बात कर दी कि हम डेली 8 घंटे पढ़ें आने वाले 2-2.5-3 महीने तक, तो हमारे कैफ के 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कैसे? थोड़ा मैथमेटिकली बताएं ना, इतना कम पढ़ के 2 सब्जेक्ट्स हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? आते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करनी है सर, हमारे पास कैफ के, अब तो वैसे कैफ के अंदर ना ग्रुपिंग खत्म हो गई है, मतलब ग्रुप ए ग्रुप बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारे पास 8 पेपर्स है, हमारे पास लिबर्टी है कि हमने कौन सा पेपर देना है। लेकिन ऑब्वियसली एक सेंसिबल, एक क्रोनोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग ये होगी कि आप कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 या फिर कैफ 4, इन 4 के अंदर से कोई 2 पेपर्स पिक कर रहे होंगे। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, इन 4 में से कोई 2 पेपर्स पिक कर रहे होंगे। कौन से पेपर्स पिक कर रहे होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कैफ 1 से लेकर कैफ 4 तक के जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके पर कोर्स जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन है ना, वो अप्रॉक्स 80 to 90 आवर्स हैं। वो अप्रॉक्स 80 to 90 आवर्स हैं। 80 to 90 आवर्स के अंदर कैफ 1 पिक करें, कैफ 2 पिक करें, कैफ 3 पिक करें, कैफ 4 पिक करें, 80 to 90 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर आपका कोई भी कैफ का सब्जेक्ट कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स। एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ लेक्चर्स कवर कर लेने से, सिर्फ लेक्चर्स कवर करने से आपका पेपर पास नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर्स कवर कर लेने से आपका पेपर पास नहीं होगा कि सिर्फ आपने 80-90 घंटों के लेक्चर्स कवर किया आपका पेपर पास होगा, नहीं। एक इक्वेशन ये कहती है, पिछले 12 साल जो भी मैंने टीचिंग वगैरह की उसमें मैंने ये सीखा या ये समझा एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी, कि जनरली एक सब्जेक्ट के जितने लेक्चर आवर्स होते हैं ना, उतना ही उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडीज़ को भी टाइम देना पड़ता है, उतना ही उस सब्जेक्ट को एज ए स्टूडेंट हमें खुद से भी टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, चीज़ों को रिटेन करने के लिए, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, पास पेपर्स वगैरह अटैम्प्ट करने के लिए। तो अगर मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन बनाऊं, कि यार किसी एक कैफ के सब्जेक्ट्स को हमें प्रिपेयर करना है, तो और थोड़ा ग्रॉसअप कर देते हैं कि 100 आवर्स हमारे लेक्चर्स के होंगे और 100 आवर्स हमसे सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड होगी। देखिए मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग किस तरह से कर रहा हूँ, जहाँ आपके डेज कैलकुलेट करने थे, जहाँ आपके आवर्स कैलकुलेट करने थे, उन सब में मैंने बफर रखा है। मैंने कहा 70 दिन में से 10 दिन का बफर माइनस कर दो। 10 दिन तुम खुदा ना खासा बीमार हो जाओ, शादी में जाना हो, कोई और तकलीफ वगैरह हो, तुम दिन में 10 घंटे पढ़ोगे, मैंने कहा उसमें से भी 2 घंटे का तुम्हें बफर दे देता हूँ। कभी दिल नहीं कर रहा, कभी दोस्तों में चले गए, कभी चाय के होटल में बैठ गए, कभी कोई मूवी देख ली। लेकिन जब मैं सब्जेक्ट आवर्स कर रहा हूँ तो वहाँ मैंने 10 घंटे और बढ़ा दिए। मैंने कहा प्लानिंग के हिसाब से तो एक सब्जेक्ट के लेक्चर आवर्स 80 to 90 आवर्स है, लेकिन चलो मैं इसको 100 आवर्स का काउंट कर लेता हूँ, और जितने नंबर ऑफ आवर्स के लेक्चर्स हैं उतनी ही सेल्फ स्टडी भी हमें करनी है। तो मोटा मोटा मिलाकर हमें एक सब्जेक्ट को 200 आवर्स देने होंगे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। हमारे पास 60 दिन अवेलेबल थे। अगर 60 दिन के अंदर मुझे 200 आवर्स एक सब्जेक्ट को देने हैं तो पर डे कितना रिक्वायर्ड है सर? हम सिंपली 200 को 60 से डिवाइड कर देंगे। हम सिंपली 60 डेज को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.33 आवर्स। यानी कि 60 दिनों के अंदर कैफ का एक
सब्जेक्ट आपसे 3.5 घंटे डिमांड कर रहा है और आप लोगों ने मुझे खुद कहा था सर हम 10 घंटे दिन के पढ़ लेंगे, मैंने उसमें भी 2 घंटे का बफर माइनस कर दिया, तो भी तुम कह रहे हमारे हिसाब से हम 8 घंटे दिन के पढ़ लेंगे। अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट को 3.5 घंटे देने हैं, इसको भी हम राउंड अप कर देते, राउंड डाउन नहीं करते, हम इसको राउंड अप कर देते हैं, तो पर डे तुम्हें एक सब्जेक्ट को 4 आवर देने होंगे। सर हमने खुद कहा था कि हमें 8 घंटे दिन के पढ़ रहे होंगे, तो अगर मैं 8 घंटे दिन के पढ़ रहा हूँ, एक सब्जेक्ट मुझसे 60 दिनों में 4 घंटे डिमांड करता है, तो 2 सब्जेक्ट्स प्लान किए जा सकते हैं। आते हैं उस पेपर के लेक्चर्स की स्पीड कितनी होगी, नॉर्मल स्पीड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने 80-90 आवर्स का ड्यूरेशन लिखा है, ये 2x 3x की बात नहीं हो रही, ये नॉर्मल 1x की स्पीड पे 80-90 आवर्स का ड्यूरेशन है। तो अगर कैफ का एक सब्जेक्ट अगले 60 दिनों में तुमसे 4 घंटे पर डे मांग रहा है, दिन के मैं एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ लेता हूँ आने वाले 60-70 दिनों में, सर मेरी प्लानिंग ऑन पेपर, मेरी प्लानिंग ये कहती है कि मैं बाआसानी आने वाले जो भी हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम है उसमें 2 सब्जेक्ट्स तो कर ही सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इतना ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, जो 12 घंटे की तरफ जा सकता है कि मैं यार दिन के 12 घंटे पढ़ लूँगा, 10-11-12 घंटे पढ़ लूँगा, वो आज अपनी तैयारी स्टार्ट करके अगस्त सेप्टेम्बर में 3 पेपर्स को भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे, मैं 3 पेपर्स का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो एक कहावत है ना कि ऑल द लर्निंग्स ऑल द स्टडी मेक अ जैक अ डल बॉय, वो फिर आपकी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना देता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी दोस्तों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली ये भी मेरे हिसाब से कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को भी डिजर्विंग, जो भी वो टाइम डिजर्व करते हैं वो दें, अपनी हेल्थ को भी टाइम दें, अपनी दोस्तों को भी टाइम दें, वो चीज़ें आपकी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। इस वजह से 8 घंटे 10 घंटे एक कैफ के स्टूडेंट से पढ़ना एक्सपेक्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो भी जाएं, 8 घंटे पढ़ लें तो भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं नमाज के लिए, खाने के लिए, वॉशरूम के लिए, जिमिंग के लिए, या और अगर आपकी कोई एक्टिविटी वगैरह है तो अगले 60-70 दिन पर डे 8 घंटे, एक सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है मुझसे 4 आवर्स, तो अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं 2 सब्जेक्ट्स तो आसानी प्रिपेयर कर सकता हूँ। बस इसके लिए मुझे अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, मुझे डिसिप्लिन के साथ अगले 60-70 दिनों को फॉलो करना होगा। ये ना हो कि सर आज मूड नहीं है तो आज आपने पूरा दिन ज़ाया कर दिया, कल मूड नहीं है तो कल आपने पूरा दिन ज़ाया कर दिया, किसी दिन पिकनिक पे चलेगा तो पूरा दिन ज़ाया कर दिया। नहीं, दिन के 8 घंटे आप पढ़ लें, बाकी 8 घंटों में आपने जो करना है करें। अगर कभी पिकनिक पे जाना है या कुर्बानी के पूरा दिन आपने गुजारना है, हालांकि मैंने ईद की छुट्टियों का बफर भी माइनस किया है, तो फिर उससे पिछले वाले दिन 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अपने 8 घंटे का कोटा पूरा कर लो। ये तो प्लानिंग हो गई, ये तो एक टेंटेटिव डिस्कशन हो गई कि यार हम कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे होंगे। अच्छा, वो लोग जैसे मुझे किसी एक ने बीच में कहा था सर ऐसा पॉसिबल है कि हम मार्च 27 की डायरेक्टली तैयारी करें। यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अगस्त अटेम्प्ट को जाने दें और डायरेक्टली मार्च 27 के अटेम्प्ट को टारगेट करें। लेकिन मैं एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर आपको हरगिज़ से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैफ की अगस्त अटेम्प्ट को जाने दें और कैफ की अगस्त अटेम्प्ट में कोई पेपर ना दें। देखो, अभी 2 पेपर देना, मार्च में 3 पेपर देना, तुम्हारे टोटल हो गए 5। इसके पास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि तुम अगस्त में कोई पेपर ना दो और डायरेक्टली मार्च में 4 पेपर दो। क्योंकि तुम जब एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दे रहे होगे ना, तो तुम्हें एक वक्त में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को रिटेन रखना पड़ेगा, एक वक्त में डिफरेंट चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक वक्त में कम से कम टाइम के अंदर डिफरेंट चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक साथ 4 पेपर देखकर ज़्यादा रिस्की हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने अगस्त में 2 पेपर्स दे दिए और फिर आप मार्च 27 के अंदर 3 पेपर दे रहे होंगे। अब बात करते हैं कि सर हम कैफ के कौन से सब्जेक्ट्स पिक करें। एक ने कहा सर हाउ मनी लेक्चर्स पर डे एंड क्या कॉम्बिनेशन है। हसन, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा सर, लेकिन एफटीएस पुराना हो जाएगा ना अगर अभी अगस्त में 2 पेपर्स देंगे तो। देखें अहमद, आप यूं समझो कि आप एक कॉम्पिटिटिव रेस मेंटर हो रहे हो। अब आप ये ना सोचो कि मैं जितना लेट इस रेस की स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट करूंगा मैं उतना रेलेवेंट रहूंगा। नहीं, हर गुजरते हुए दिन के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, हर गुजरते हुए दिन के साथ इकोनॉमी नीचे जा रही है, हर गुजरते हुए दिन के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज़ नीचे जा रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग रेस के स्टार्ट में ही लेट पहुंच रहे हो तो ऑब्वियसली आप रेस का एंड भी लेट पूरा करोगे। तो हम क्यों अगस्त की अटेम्प्ट जाने दें, क्यों हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 6 महीने बाद खड़े हो ताकि हमारी क्वालिफिकेशन 6 महीने हमसे आगे जा रही हो। अच्छा जी,
अब हम बात करते हैं कि हमने कैफ के कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 एंड कैफ 4। सर कैफ 1 है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कैफ 2 है हमारे पास टैक्सेशन कंप्लायंस एंड प्रिंसिपल्स, कैफ 3 हमारे पास डाटा सिस्टम एंड रिस्क, कैफ 4 है हमारे पास लॉ। थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स का नेचर किस तरह का है। आदर ये क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है यानी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आदर ये क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है यानी कि न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है। FAR फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 100% क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपसे रट्टा नहीं लगवाया जाएगा, यहाँ पर आपसे थ्योरी मेमोराइज करने के लिए नहीं की जाएगी, यहाँ पर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, डबल एंट्री बना रहे होंगे, बैलेंस शीट पीनल ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये 100% आपका क्वांटिटेटिव पेपर है। DSR और लॉ ये आपका 100% थ्योरेटिकल पेपर है। अच्छा, मैं जब कह रहा हूँ ना 100% थ्योरेटिकल पेपर, तो इसके अंदर 5-10% नंबर्स का एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर 5-10% नंबर क्रंचिंग हो सकती है, यहाँ पर 5-10% चीज़ें थ्योरी की हो सकती है, लेकिन मेजरली 90-95% सब्जेक्ट ये क्वांटिटेटिव है, 90-95% ये सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल है। टैक्स की डायनामिक्स थोड़े से अलग है। टैक्स आपका 50-50 है। टैक्स 50% आपका क्वांटिटेटिव है और 50% पेपर आपका क्वालिटेटिव या थ्योरेटिकल है। तो अकाउंटिंग 100% क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, DSR और लॉ 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और टैक्स एक ऐसा पेपर है जो कि 50% क्वालिटेटिव है, 50% क्वांटिटेटिव है। अच्छा देखें, अगर आप थोड़ा सा अपने रिलीजन से सीखें या थोड़ा सा अपने रिलीजन के ऊपर गौर करें ना, अल्लाह ताला ने हम पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, और अल्लाह ताला ने मतलब नमाज एक हमारे मतलब एज अ मुस्लिम हमारे दिन का एक ऐसा हिस्सा है कि भाई हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उसके सामने सर झुकाना है, एक उसका रिलीजियस डायनामिक है। लेकिन आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग में, अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर हमेशा ये बात सुनी होगी कि नमाज के सिर्फ रिलीजियस फ़ायदे या एक रिलीजियस प्रॉमिस की फुलफिलमेंट नहीं है, इसके बहुत सारे आपको फिजिकल बेनिफिट्स भी हो रहे होते हैं। लाइक आपका एक योगा भी हो रहा परफॉर्म हो रहा होता है, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही होती है, अब वज़ू जब करते हो तो उसके साथ आपके जो क्लीनलीनेस और तहारत के मामला है वो भी हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम नमाज की टाइमिंग्स पे गौर करें ना कि अल्लाह ताला ने हम पे 5 फ़र्ज़ नमाज़ें फ़र्ज़ की आयत की, ऐसा हो सकता था कि भाई दिन में कोई एक टाइम होता और मैं उस एक टाइम के अंदर 5 फ़र्ज़ नमाज़ें एक साथ पूरी कर लेता। मतलब दिन का कोई एक मखसूस वक्त होता या कोई भी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई इस एक वक्त में हम 5 फ़र्ज़ नमाज़ें एक साथ अदा कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। हर नमाज का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया है। फ़जर के लिए फ़जर की नमाज़ सुबह में, ज़ोहर दोपहर में, असर शाम में, मगरिब इवनिंग में, और फिर इशा रात में। क्योंकि हमारा इंसान का जहन इस तरह से काम करता है, जब आप एक ही चीज़ कंटिन्यूसली करते हो ना तो आप बोर हो जाते हो, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ आप कंटिन्यूसली करोगे ना बोर हो जाओगे। तो हमें क्या कहते हैं, यूनिकनेस चाहिए होती है, हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए होती है कि यार हमारा इंटरेस्ट का एलिमेंट हमेशा बरकरार रहे। अब ये बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ सर, ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट पिक करें, मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आपने ये सब्जेक्ट ही पिक करने हैं, आपने ये सब्जेक्ट ही पिक करने हैं, आपने ये सब्जेक्ट ही पिक करना है। सब्जेक्ट आपने अपने खुद पिक करना है। मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। सर जो भी आप सब्जेक्ट पिक करें ना, मेक श्योर कि उसके अंदर थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बने। ऐसा ना हो कि मैं दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पिक कर लूँ, ऐसा ना हो मैं दोनों क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट पिक कर लूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों थ्योरी के सब्जेक्ट पिक करूँगा रट्टा लगा लगा के मैं बोर हो जाऊँगा, थ्योरी पढ़ पढ़ के मैं बोर हो जाऊँगा। अगर मैं दोनों न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट पिक करूँगा तो फिर हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाएंगे, और प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा टाइम डिमांड करती है, थ्योरी हमारी डिले होती जाएगी। सर एक स्टूडेंट मेरे पास यहाँ फिजिकली मौजूद है, उसने सवाल किया कि हम कैफ में तो MCQ स्पेस पेपर दे रहे थे, कैफ में तो हमें 100 मार्क्स का 3-3.25 घंटों में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, तो MCQ पेपर्स में तो हम चीज़ें रिटेन ना भी करें, अपनी मादरी ज़बान में समझ भी लें, तो हम MCQ से अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। कैफ में क्या होगा, कैफ में क्या हमें चीज़ें याद करनी पड़ेगी, चीज़ें हमें रट्टा लगानी पड़ेगी। द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली यस। ये आपका मैंने जैसे जिक्र किया ना कि PRC तो आपका CA में एंटर होने का एप्टीट्यूड टेस्ट था, सही मानों में जो आपकी
सीए जर्नी स्टार्ट हो रही है वो आज के दिन से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर यस, कोई कुछ भी कहे, आई एम वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीए के सारे पेपर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए। उस फर्स्ट अटैम्प्ट की जर्नी के अंदर मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशंस भी अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पे दी। मैं तुम्हें क्लियर कट एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है ना कि सीए में आपको याद नहीं करना पड़ता, वो आपको मिसगाइड करना पड़ रहा है। हाँ, सिर्फ याद नहीं करना होता, ये बात बिल्कुल सच है। कोई चीज़ अगर बगैर समझे रट्टा लगा दोगे वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी। तो चीज़ों को समझना भी पड़ता है, चीज़ों को मेमोराइज भी करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो रिटेंशन रहेगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो तो ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुरान शरीफ अरबी नहीं समझते हम, लेकिन हम कुरान शरीफ की कोई आयत या कोई सूरत याद कर लेते हैं, तो वो अगर रिवाइज़ हो रही है तो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज़ करना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, तो फिर वो एक वक्त आता है हम भूल जाते हैं। तो रिटेंशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन रट्टा लगाने से पहले उसको समझना, उसको कॉन्सेप्चुअली अपने जहनों में, अपने दिल के अंदर महफूज करना पड़ेगा। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने सब्जेक्ट की सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि यार उसमें बोरियत का एलिमेंट ना हो, यानी कि एक ही नेचर ना हो। सिर्फ थियोरेटिकल पेपर भी पिक नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटेटिव पेपर्स भी पिक नहीं करने। तो अब इसको देखते हुए हम कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें? सर, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कैफ 2 और कैफ 3 आप कैफ 2 और कैफ 4 इन 2 सब्जेक्ट्स को साथ पिक मत कीजिएगा। आप कैफ 2 और कैफ 4 इन 2 सब्जेक्ट्स को साथ पिक मत कीजिएगा। आप कैफ 3 और कैफ 4 इन 2 सब्जेक्ट्स को भी साथ पिक मत कीजिएगा। ये 2 सब्जेक्ट साथ ना उठाओ अभी, इसके अलावा जो भी पेपर्स उठाने उठा लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर आप कैफ 3 और कैफ 4 दोनों ये वाले सब्जेक्ट्स पिक करते हैं तो ये दोनों थ्योरी के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा डल बना देंगे। अगर आप कैफ 2 और कैफ 4 पिक करते हैं, कैफ 4 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कैफ 2 50% थ्योरेटिकल 50% न्यूमेरिकल पेपर है। यहाँ पर थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन ये दोनों लीगल सब्जेक्ट है। टैक्स के सब्जेक्ट में भी आप पाकिस्तान के टैक्स के लॉस पढ़ रहे होते हैं, लॉ के सब्जेक्ट के अंदर भी आप पाकिस्तान के कानून पढ़ रहे होते हैं। तो दोनों लीगल सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना एक साथ, तो एट टाइम्स इनकी चीज़ें ओवरलैप हो रही होती है, एट टाइम्स इनकी चीज़ें मिक्स हो रही होती है। तो आइडियल कॉम्बिनेशन इन 4 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कैफ 2 और कैफ 4 को साथ मत, मैं साथ में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी एक लीगल सब्जेक्ट है, ये भी एक लीगल सब्जेक्ट है। और कैफ 3 और कैफ 4 को भी मैं साथ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सर, तो हम कौन सा पेपर दें? सर, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं। आप कैफ 1 के साथ कैफ 2 दे सकते हैं, कैफ 3 दे सकते हैं, कैफ 4 दे सकते हैं। आपने एक कैफ 1 का पेपर दे दिया, दूसरा पेपर आप क्या चाहे कैफ 2 देना चाहे कैफ 2 दें, कैफ 3 देना चाहे कैफ 4 देना चाहे। सर, आप कैफ 2 के साथ कैफ 3 दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कैफ 2 के साथ कैफ 4 ऑलरेडी आपको मना किया है। मैंने कैफ 2 के साथ कैफ 4 ऑलरेडी आपको मना किया है, तो आप कैफ 2 के साथ कैफ 3 दे सकते हो, कैफ 2 के साथ कैफ 1 दे सकते हो, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया। सर, कैफ 3 और 4 को मैं वैसे ही मना कर रहा हूँ। तो आपके पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, या तो आप कैफ 1 के साथ कैफ 2 दो, कैफ 1 के साथ कैफ 3 दो, कैफ 1 के साथ कैफ 4 दो, या फिर कैफ 2 और कैफ 3 दे दो। सर, मैं क्या सजेस्ट करूँगा? सर, मैं इन 3 में से कोई एक सजेस्ट करूँगा। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इस पर मैं आपको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर रहा, मैं इस पर इतना रिकमेंडेड नहीं हूँ। मैं इन 3 में से कोई एक पेपर ऑप्ट करूँगा। और ऐसा इस वजह से मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, ग्रुप ए में आपके पास FAR1 100% क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, कैफ 3 और कैफ 4 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और कैफ 2 कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब आप ग्रुप बी में जाओगे ना, ग्रुप बी में आपका कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है 100% न्यूमेरिकल, ग्रुप बी में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 100% न्यूमेरिकल, ग्रुप बी में आपका MFA मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो कि 70-80% न्यूमेरिकल है, 20% 30% थ्योरेटिकल है, और एक ऑडिट है जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है।
तो ग्रुप बी में 3 न्यूमेरिकल, 3 क्वांटिटेटिव पेपर्स हैं, 1 थ्योरेटिकल पेपर है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यार जो एक एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना आपका कैफ 1, वो आप ग्रुप बी में कंप्लीट कर लो और फिर उसके साथ एक थ्योरी, क्योंकि ग्रुप बी में आपने ज़्यादा न्यूमेरिकल, ज़्यादा कंप्यूटेशनल, ज़्यादा क्वांटिटेटिव पेपर्स की तरफ जाना है। तो थ्योरी के पेपर्स जो न्यूमेरिकल ग्रुप ए का पेपर है वो हमारा अभी अगस्त में ही कंप्लीट हो जाए। और जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ लोगे ना तो आपके पास कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का मार्जिन आ जाएगा कि आप मार्च 27 के अंदर या फिर अगस्त 27 के अंदर अपना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर दे पाओगे। अगर आपने कैफ 1 ही नहीं पढ़ा होगा और आप डायरेक्टली मार्च 27 में कैफ 1 या और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ग्रुप बी का जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वो दो साथ देते हो तो वो 2 साथ अकाउंटिंग के पर्चे हो जाएंगे। जब 2 साथ लॉ के पेपर्स रिकमेंडेड नहीं है तो दोनों साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पर्चे भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन तो हमने हरगिज पिक नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन आप चाहो तो पिक कर सकते हो। मुझसे मशवरा लोगे कि सर क्या करना चाहिए, मैं आपको इन 3 में से कोई एक ऑप्शन पिक करने के लिए कहूँगा। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के साथ टैक्स उठाना चाहें, डीएसआर उठाना चाहें, लॉ उठाना चाहें, आप उठा सकते हैं। सर एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने पीआरसी में बीडब्ल्यूसीएस नहीं पढ़ा, कैफ में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। उमर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमने बीडब्ल्यूसीएस नहीं भी पढ़ा, तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कैफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस आई हैव ऑलरेडी बॉट कैफ 2 एंड कैफ 4 पोर्टल्स, व्हाट शुड आई डू। एक बच्चे ने कहा है सर हमने कैफ 2 और कैफ 4 का पोर्टल ऑलरेडी बाय कर लिया है। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने बाय किया है पहले तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आप अपने कैफ 2 और कैफ 4 में से कोई एक सब्जेक्ट रिप्लेस कर दें कैफ 1 से। और अगर लेट से वो इंस्टीट्यूट आपको रिप्लेस करने की इजाज़त नहीं देता तो डेफिनेटली ये फैसिलिटी तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर होगी कि वो आपकी फ़ीस फ्रीज कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी मेरा कैफ 2 और कैफ 4 बाय कर लिया है तो आप इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करके एक सब्जेक्ट को रिप्लेस करवा लें, कैफ 2 की जगह कैफ 1 कर दें या कैफ 4 की जगह कैफ 1 कर दें, वो जो भी आपने पिक करना है उस हिसाब से। अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट ये ज़रूर कर देगा आपको कि उस सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी फ्रीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कैफ 4 आप अभी नहीं देना चाहते, आप मार्च 27 में देंगे, तो कैफ 4 अपना फ्रीज करवा दें और कैफ 4 की जगह कैफ 1 या कैफ 1 बाय कर लिया, फिर मार्च 27 में कैफ 4 को अनफ्रीज करवा लीजिएगा। सर मैंने लेक्चर्स कवर करने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, अब कैपिटल गेन वाले चैप्टर पे हूँ, टेक्स्ट डिफिकल्ट लग रहा है, टेक्स्ट की डेली बेसिस स्टडी की कोई टिप्स भी दे दें। इस पे आते हैं हम डेली बेसिस प्रिपरेशन पे थोड़ी देर में। सर हैंड ऑन कोर्स का क्या प्रोसेस है। अच्छा हैंड ऑन कोर्स भी बात करते हैं। देखिए कैफ की जर्नी में ना आपको 2 हैंड ऑन कोर्सेज कवर करने होते हैं, एक आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स का है और एक आपका एमएस ऑफिस का है। हैंड ऑन कोर्सेज का सबसे आइडियल टाइम ये है कि जिस वक्त आप कैफ के पेपर्स देकर आओ ना उसके बाद फौरन आप हैंड ऑन कोर्सेज पिक कर लो। रीज़न बीइंग देखो जब आप अगस्त के पेपर्स दोगे ना उसके कोई 1.5 महीने बाद आपका कैफ का रिजल्ट आएगा, तो वो जो 1.5 महीने का गैप है ना उसमें आपको हैंड ऑन कोर्स कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता ना हमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि यार हमें नेक्स्ट स्टेप या हमें नेक्स्ट पेपर्स कौन से पिक करना है, तो वो टाइम थोड़ा सा इनडिसिसिव चल रहा होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे होते हैं और सच्ची बात बताऊं पढ़ने की मोटिवेशन भी नहीं आती क्योंकि हमें पता ही नहीं होता यार अभी पेपर देकर आए उसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो अभी नए सब्जेक्ट्स क्या पिक करें, नई तैयारी क्या करें। हम ये सोचते हैं कि यार हम रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे, भले ठीक है, लेकिन उस टाइम के अंदर आइडियल सिचुएशन है, आइडियल टाइम है कि आप अपने हैंड ऑन कोर्सेज को कंप्लीट कर लें। 2 हैंड ऑन कोर्सेज देना ना अपने कैफ में, एक आप अगस्त अटेम्प्ट के फौरन बाद कर लीजिएगा, एक आप मार्च 27 के अटेम्प्ट के बाद फौरन कर लीजिएगा। दोनों अगस्त अटेम्प्ट में करना चाहो, दोनों मार्च अटेम्प्ट में करना चाहो, ये भी कर सकते हो। मैं आपकी जगह होता है या मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा जैसे ही अगस्त अटेम्प्ट के पेपर्स दो एक हैंड ऑन कोर्स पिक कर लेना, जैसे ही मार्च अटेम्प्ट के पेपर दो दूसरा वाला हैंड ऑन कोर्स पिक कर लेना, एमएस ऑफिस और पीपी का जो आपका हैंड ऑन कोर्स। तो ये वाली बात हमारे सामने आ गई कि सर इन 2 कॉम्बिनेशंस को हरगिज ना उठाइएगा। मैंने इनकी वजूहत बता दी। कैफ 3 कैफ 4 दोनों थ्योरी के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। कैफ 2 कैफ 4 है तो थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये दोनों लीगल सब्जेक्ट्स है, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपको कैफ 1 कैफ 2 कैफ 1 कैफ 3 या कैफ 1 कैफ 4 में से कोई एक देना चाहिए। देना चाहें तो आप कैफ 2 और कैफ 3 भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप बी में हमारे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स बढ़े पड़े हैं, 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रुप ए का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लो। अच्छा हरम रज़ा, मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स का टू बी ऑनेस्ट ऐसे जितना डिटेल में आइडिया नहीं है। सर अवेश कासमानी हमारे यहाँ होते हैं, मेरे ख्याल है आप लोगों ने उनसे पीआरसी में पढ़ा भी होगा,
वो इस इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स के हवाले से आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स जस्ट लाइक एन आइल्स टेस्ट। अगर आप लोगों में से किसी ने आइल्स के बारे में सुना हो या आइल्स का कभी टेस्ट वगैरह दिया हो, तो जिस तरह से आइल्स का इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो ये इसी तरह का कोई इंग्लिश का टेस्ट होगा। मतलब आपकी बेसिक इंग्लिश, उसकी टेस्टिंग, ग्रामेटिकल, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेजेंटेशन, इस तरह की चीज़ें होंगी। सर किसी ने पूछा कैफ 1 एंड कैफ 3 दोनों 2 मंथ्स में कंप्लीट हो सकते हैं? अब्दुल्ला बिलाल, ये सारी बातें करी तो ये रहा हूँ कि अगर आने वाले इतने दिनों में इतने घंटे भी पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट तुमसे ये मांग रहा है, तो इतने घंटों का मतलब है कि तुम आने वाले दिनों के अंदर 2 सब्जेक्ट्स तो आसानी कर सकते हो। वो कैफ 1 कैफ 3 बिल्कुल हो सकता है। सर ये जो आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन की, इनको आईकेप की बुक से प्रिपेयर करना चाहिए एक्स्ट्रा नोट्स, और सर पेपर्स पास क्यों नहीं होते स्टूडेंट्स के, हालांकि वो तो 8 से 10 घंटे दे रहे होते हैं स्टडी को। सर लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में इजीली स्टडी कैसे करें, यानी इन सब्जेक्ट्स को एनर्जेटिकली कैसे पढ़ें, आप एनी टिप्स देते हैं? सर अब आते हैं हम सब्जेक्ट्स की तैयारी के ऊपर। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि आपने सब्जेक्ट पिक कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट पिक किया अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर्स अच्छे हैं, कैफ 1 कैफ 2 पिक कर लो। तुम्हें लगता है तुम थ्योरी में ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो कैफ 1 कैफ 3 कैफ 1 कैफ 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन पिक कर लो। वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। मैं इन तीनों में इनडिफरेंट हूँ, मैं इन तीनों कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट हूँ। मेरे हिसाब से ये तीनों कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाया जाए वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए इनडिफरेंट हूँ। अब आता है हमने पढ़ना कैसे। देखिए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो कैफ का, डेली बेसिस पे आपने उसको 4 घंटे देने हैं। अब इन 4 घंटों को आप 3 हिस्सों में ब्रेक कर दें। इन 4 घंटों को आपने 3 हिस्सों में ब्रेक कर देना है। पहला आवर या पहला घंटा आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। अगले 1.5 से 2 घंटे आप लेक्चर्स कवर करेंगे, और अगले 1.5 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस एंड होमवर्क करेंगे। डेली आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट को 4 घंटे देना है। उन 4 घंटों को भी आपने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। शुरू का 1 घंटा सिर्फ रिवीजन होगा। देखो जब तुम पहली बार पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम अगले दिन पढ़ोगे तो पहले दिन का रिवाइज करना है, तीसरे दिन पढ़ोगे तो पहले और दूसरे दिन का रिवाइज करना है, एक हफ्ता पढ़ लिया, नेक्स्ट वीक आओगे तो पिछले हफ्ते का रिवाइज करना है। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। रिवीजन आपने डेली बेसिस पे करना है, और डेली 1 घंटा रिवीजन को देना है। जो आज पढ़ा वो कल रिवाइज होगा, जो आज और कल पढ़ा वो परसों रिवाइज होगा, जो इस हफ्ते पढ़ा वो अगले हफ्ते रिवाइज होगा, जो 2 हफ्ते पढ़ा वो तीसरे हफ्ते रिवाइज होगा, जो 1 महीने पढ़ा वो दूसरे महीने के पहले हफ्ते रिवाइज होगा। तो डेली 1 घंटा रिवीजन को देना है। क्योंकि देखो इतने कॉन्सेप्ट्स आएंगे तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बहुत रॉकेट साइंस होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा बार बार रिवाइज होगा, बार बार चीज़ों को रिपीट किया जाएगा, उतना तुम्हारी चीज़ें मेमोराइज होंगी, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। फिर आपने 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने, 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स कवर करने। स्टूडेंट ये हरकत करते हैं कि वो 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, कोई 2.5 की स्पीड पे चल रहा होता है, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इत्मीनान से 1x की स्पीड पे लेक्चर देखें। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो ठीक है, 1.5 2 की स्पीड पे देखा जा सकता है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई नॉर्मल 1 की स्पीड पे लेक्चर कवर करो। तो 1.5 से 2 घंटे आपने लेक्चर्स कवर करने। देखें 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर्स अगर आपने 1.5 घंटे का हमने लेक्चर कवर किया, तो जब तुम 1.5 घंटे का लेक्चर 60 दिनों तक कवर करोगे तो 90 आवर्स बन जाएंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हुआ, 90। और हमारे पास कैफ 2 का ड्यूरेशन भी 85 आवर्स का है, कैफ 1 का ड्यूरेशन भी 80 आवर्स का है। तो अगर 1.5 घंटा भी आपने लेक्चर कवर कर लिया, ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब आप 1.5 घंटे का लेक्चर देखते हो ना, तो देखने में उसको 2 घंटे लगते हैं। जब आप 1.5 घंटे का लेक्चर देखते हो तो देखने में उसको 2 घंटे लगते हैं। सर ये क्या बात हुई, 1.5 घंटे के लेक्चर को देखने में 2 घंटे क्यों लगेंगे? सर 1.5 घंटे के लेक्चर को देखने में 2 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि आप नोट डाउन भी तो करोगे, चीज़ें लिखोगे भी तो सही। ऐसा तो नहीं कि बस 2D में बैठ के बस चीज़ें देख रहे हैं और वही को मूवी नहीं चल रही। आपने लेक्चर देखते हुए चीज़ों को कॉपी करना है, एग्जाम्पल्स को लिखना है, अपनी नोटिंग्स करनी है, सवालों के जवाब एट टाइम्स कॉपी करने होते हैं। तो 1.5 घंटे के लेक्चर को देखने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। और फिर
उसके बाद अगला 1.5 घंटा जो आपने पढ़ा उसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप लेक्चर्स कवर करोगे तो साथ साथ होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे, साथ साथ आपको सवाल करवाए जाएंगे। तो जो सवाल क्लास में कवर हुए वो आपने अपने हाथों से भी सॉल्व करने हैं, जो सवाल होमवर्क में दिए गए वो आपने खुद भी सॉल्व करने हैं। देखिए, किसी को गाड़ी चलाते हुए देखकर आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखकर आप क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते, किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखकर आप फुटबॉल खेलना नहीं सीख सकते। हाँ, थोड़े बहुत रूल समझ आ जाएंगे कि क्रिकेट में ये होता है, गाड़ी में इस तरह ब्रेक लगती है, इस तरह एक्सीलेटर है, या फुटबॉल के ये रूल्स हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो आपको खुद ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा, आपने खुद स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आपने खुद क्रिकेट के बैट या बॉल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके सामने मुर्तज़ा गाइड बैठ कर सवाल सॉल्व कर रहा है और आप इस सवाल को देख रहे हैं और आपको समझ आ जाएगा, वो समझ आ जाएगा, लेकिन आपसे होगा नहीं जब तक कि वो सवाल आप खुद अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे। तो जो सवाल मैंने क्लास के अंदर करवाए वो भी आपने खुद से सॉल्व करने हैं, जो सवाल मैं होमवर्क में दूंगा वो भी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो डेली आपने एक सब्जेक्ट को 4 घंटे जो देने हैं उसे आप इस तरह से ब्रेक करें। पहला 1 घंटा डेली रिवीजन होगा, डेली रिवीजन, आज जो पढ़ा कल रिवाइज होगा, आज और कल जो पढ़ा परसों रिवाइज होगा, एक हफ्ते जो पढ़ा वो दूसरे हफ्ते में रिवाइज होगा, दूसरे हफ्ते जो पढ़ेंगे वो तीसरे हफ्ते में रिवाइज होगा। रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज करेंगे। फिर डेली 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर कवर किया और डेली 1.5 से 2 घंटे हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, पास पेपर के क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस को कवर करना है। ये काम आपने कर लिया ना, ये काम इतने दिनों तक मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा। जी आसान, टाइमली टाइमर लगा के करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ, शायद आप लोगों की नॉलेज में ये बात हो या ना हो। मैं पिछले 1 साल से पाकिस्तान में नहीं था, मैं पिछले 1 साल से यूके में था। तो ऑब्वियसली मैं पिछले 1 साल से यूके में था, तो मैंने वहाँ के लोगों का इन्वायरमेंट भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ के लोग प्रैक्टिकली किस तरह से काम करते हैं, क्या उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, कितना टाइम वो अपनी जॉब को देते हैं, कितना टाइम वो अपनी फैमिली को देते हैं। तो पिछले 1 साल से मैं यूके में हूँ और उससे पहले 30-32 साल में पाकिस्तान में रहा हूँ। जब 30-32 साल में पाकिस्तान में रहा हूँ तो मैंने फर्म्स में भी काम किया है, कंपनीज़ में भी काम किया है, मतलब सारे कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स को देखा है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट के अंदर, हमारे यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जर्नी पता है कैसे होती है? 9 से 5 के टाइमिंग्स होते हैं ऑन पेपर, 9 से 5 या 6 के टाइमिंग्स होते हैं ऑन पेपर, लेकिन 9 से 6 के टाइमिंग फॉलो कहीं भी नहीं होते, फॉलो कहीं भी नहीं होते। 9 बजे का टाइम है, बैंक्स में शायद फॉलो हो जाए, लेकिन कंपनीज़ में या फर्म्स में तो फॉलो ही नहीं होते। फर्म्स में तो 10, 11, 8, 9, 10 के टाइमिंग्स नॉर्मल है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, 9 बजे का टाइम है, 9 बजे पहले तो लोग आते ही नहीं है, वो आते ही 10, साढ़े 10, 11 बजे, फिर आएंगे 10, साढ़े 10, 11 बजे, फिर आधा पौना घंटा चाय में और गपशप में ज़ाया कर देंगे। तो इफेक्टिवली काम करने बैठेंगे 11, साढ़े 11 बजे, फिर 11, साढ़े 11 बजे काम करने बैठे। कुछ लोगों की सिगरेट की आदत होती है, तो हर 1.5-2 घंटे बाद 15 मिनट का सिगरेट ब्रेक हो रहा होता है। फिर 1-1.5 बजे ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़, खाना वाना खाया, इसमें 1.5-2 घंटे निकाल दिए। फिर इसी तरीके से 3-4 बजे दोबारा से एक टी ब्रेक, गपशप का ब्रेक हो गया। फिर इसी तरह से 5-6 बजे दोबारा से सिगरेट, स्नैक्स का ब्रेक हो गया। और इस पूरे टाइम के अंदर ना कितना टाइम तो ऐसा होता है कि वो फेसबुक और इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और फिर इसका नतीजा पता है क्या निकलता है? वो 6-7 बजे घर नहीं जा रहा होता, वो घर जाता है 8 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे। अंग्रेज इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारता, घोड़ा इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारता। 9 बजे का ऑफिस का टाइम है तो वो 9 बजे ऑफिस पहुंचेगा। 1 से 2 का लंच ब्रेक है तो वो 1 से 2 का ही लंच ब्रेक लेगा। बाकी 9 to 5 में वो सिर्फ काम करेगा। काम करते हुए वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है कि आपने इंस्टा, फेसबुक स्क्रॉल नहीं करना, वो अपना मोबाइल अपने इन 8 घंटों में इस्तेमाल ही नहीं करेगा। फिर वो 5 बजे ऑफ लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाएगा, पब में भी जाएगा, मोबाइल भी देखेगा, जिमिंग भी करेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करेगा। हमारा मसला पता है क्या है? हम एक वक्त में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, और जब आप एक वक्त में 2 कश्तियों में सवार होते हो ना, आप इंजॉय नहीं करते, आपकी टांगें ही चिढ़ जाती है। हम ऑफिस में बैठकर काम के साथ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे और फिर रात तक ऑफिस में बैठ के ये दुख खा रहे या ये रोना डाल रहे होंगे कि यार ऑफिस में हमें लेट तक बैठना पड़ता है। और ये सेम मसला स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। किसी ने मुझे ऊपर चैट में कहा था कि सर ये वाली बात करें कि सीए में बच्चे फेल क्यों होते हैं। हमने देखा है कि लोग 10-10, 11-11 घंटे पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। वो 10-10, 11-11 घंटे पढ़ते नहीं है, वो 10-10, 11-11 घंटे पढ़ने का नाटक करते हैं।
वो जो तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे सीनियर या तुम्हारे कोलीग्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ना कि यार ये सुबह 10 बजे लाइब्रेरी आ जाता है, रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता है, उसके बाद भी उसका पेपर फेल हो जाता है, वो 10 से 10 लाइब्रेरी में बैठ रहा है, लेकिन उस 10 से 10 के अंदर वो कर क्या रहा है? वो बीच में फेसबुक भी चला रहा है, वो इंस्टा भी चला रहा है, नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देख रहा है, 10 लोगों की पंचायती भी कर रहा है, लड़कियों को भी लाइन करा रहा है। ये सब अब करें, मैं इन सबको मना नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं जिस वक्त जो काम करना है ना उस वक्त वो काम करें। आप अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आइडियल तो ये है कि आपका मोबाइल आपके पास उस टाइम पे हो ही ना, मतलब आपकी नज़रों के सामने ना हो, वो मोबाइल साइलेंट एयरप्लेन मोड में आपके बैग के अंदर होना चाहिए। 4 घंटे आपने पढ़ लिया एक सब्जेक्ट, 4 घंटे आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, अभी भी तुम्हारे पास दिन के 8 घंटे हैं। तुम्हें कोई मना नहीं करता कि तुम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो या सीरीज देखो या आधा घंटा इंस्टा देख लो या 1 घंटा यूट्यूब देख लो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त इंस्टा स्क्रॉल ना हो, जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त यूट्यूब की वीडियोस ना देखी जाए, और फिर जिस वक्त आपने यूट्यूब देखना है उस वक्त आप पढ़ाई के बारे में सोचे भी ना, जिस वक्त आपने इंस्टा देखना है उस वक्त आप अगर मल्टीटास्किंग की तरफ जाएंगे कि मैं पढ़ते पढ़ते इंस्टा भी देख लूँ और यूट्यूब भी देख लूँ और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर आप 10 घंटे भी पढ़ लें, वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर टेक्स्ट की स्टडी थोड़ा और स्पेसिफाई कर दें, उसकी बहुत टेंशन है। सर एक मसला है कि लॉ के सब्जेक्ट्स में टीचर लॉ के वर्ड्स यूज़ करते हैं सर, उनका मतलब काफ़ी मुश्किल से समझ आता है। अच्छा, अब देखें हम आज के सेशन के अंदर एक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको गाइड कर दूं कि अगर आप कैफ 1 कैफ 2 इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट या ये दोनों सब्जेक्ट्स पिक करते तो आपकी जर्नी कैसे चलेगी, और मोर और लेस यही स्टाइल आपने कैफ 3 और कैफ 4 में फॉलो करना है। पहले तो आज के इस 1 घंटे के अंदर हमने प्लानिंग कर ली कि हमें कितने दिन कितना कितना पढ़ना है और किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद चाहे आप कैफ 1 लें, कैफ 2 लें, कैफ 3 लें, कैफ 4 लें, उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन देखनी है। आपके पास कैफ 1 कैफ 2 कैफ 3 कैफ 4 जिसका भी पोर्टल होगा, या अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो ये ओरिएंटेशन डेमो पे अवेलेबल होती है। सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन के अंदर उस सब्जेक्ट के सारे डायनामिक्स डिस्कस किए गए, उस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कितना है, उस सब्जेक्ट में एग्जामिनर कमेंट्स क्या कहते हैं, उस सब्जेक्ट का पास्ट पेपर एनालिसिस क्या है, उस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, उस सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ओरिएंटेशन के अंदर हमने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस की होती है। तो आपने आज के सेशन के बाद जो भी सब्जेक्ट पिक किया, सबसे पहले आपने उसकी ओरिएंटेशन सेशन को देखना है। उसके बाद आपने उस सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर देखना है। स्टडी प्लानर में क्या होता है? स्टडी प्लानर में हमने आपको एक सीक्वेंस दी होती है कि यार आपने चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में कवर करना है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको पैदा होते के साथ ही गोश्त नहीं खिला दिया जाता, अदरवाइज उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उल्टियाँ करने लग जाएगा। एक स्टेज से वो गुजरता है, पहले वो माँ का दूध पीता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो डब्बे के दूध पे या भैंस के दूध पे आ रहा होता है, फिर उसके बाद वो एक वक्त आता है कि उसको थोड़े बहुत पानी पिलाया जाता है, मसाले चटाए जाते हैं, और वक्त के साथ साथ फिर वो हैवी मसाले खाने लग जाता है, गोश्त खाने लग जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी कैफ के सब्जेक्ट्स हैं ना, इसको आप रेंडमली बीच में से कहीं नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने की एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर तरीकेकार, एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस है। तो इस स्टडी प्लानर से आपको वो सीक्वेंस मिलती है कि यार मैंने किस चैप्टर को किस सीक्वेंस में कवर करना है, पहले कौन सा चैप्टर है, दूसरा कौन सा चैप्टर है, तीसरा कौन सा चैप्टर है। और फिर तीसरा काम आपका ये होगा कि एग्जीक्यूशन, जो हमने ओरिएंटेशन में देखा, जो हमने स्टडी प्लानर बनाया, जो हमने ये सारी बातें डिस्कस की, अब आपने ईमानदारी से अगले 60-70 दिनों तक इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप कैफ 1 पिक करें, कैफ 2 पिक करें, कैफ 3 पिक करें, कैफ 4 पिक करें, हर सब्जेक्ट में आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन देखेंगे, आपको सब्जेक्ट की मोडालिटीज़ का आइडिया हो जाएगा, उस सब्जेक्ट का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि सब्जेक्ट की क्या क्या बातें हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कैफ 2 का एक डॉक्यूमेंट है। कैफ 2 की ओरिएंटेशन में मैंने बात की है कि इस सब्जेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कितना है, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशो कितना है, इस सब्जेक्ट का कंपोजिशन किस तरह का है, कितना पेपर कंप्यूटेशनल होता है, कितना पेपर थ्योरेटिकल होता है, कितना पेपर सिनेरियो बेस्ड होता है। इस सब्जेक्ट के पास पेपर्स में, मतलब जो 5 से पहले पेपर्स हुए हैं, उनमें एग्जामिनर्स के क्या कमेंट है। एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर ना एग्जामिनर अपना व्यू दे रहा होता है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, बच्चों का क्या वीक एरिया था, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया था। फिर
इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, कितने कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से एरिया से कितने कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, ये सारी बातें डिटेल में मैंने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कवर की है। कैफ 2 में भी, कैफ 1 में भी, और इसी तरह से कैफ 3 और सर कैफ 4 के अंदर सर इब्राहिम ने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आपने उस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन देखी, उसके बाद उस सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर देखा, और जो भी हमारा स्टडी प्लानर है फिर हमने उसको ईमानदारी से एग्जीक्यूट करना है। सर अनदर क्वेश्चन, कैफ को ऑनलाइन करना बेस्ट है या फिजिकल? सर क्या डिफरेंस है? देखें फातिमा, पहले तो आज की तारीख के अंदर अगर आप फिजिकल की तरफ जाते तो मेरा नहीं ख्याल है आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा, क्योंकि 2 महीनों के अंदर आपको कैफ का कोई फिजिकल न्यू बैच ऑफर हो जाए, ये मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई कैफ के 2 बैचेस या 2 महीनों के अंदर कैफ के सब्जेक्ट्स कवर करवाए फिजिकल स्टार्ट से, ये ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा होगा। और इन केस के अगर हो भी जाता है ना, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ऑनलाइन की तरफ ही जाना है, आपने ऑनलाइन ही पढ़ना है। रीज़न बीइंग कि हमारे पास आज की तारीख में या आपकी लाइफ के अंदर जो सबसे रेयर रिसोर्स है, यानी कि जो सबसे स्केयर रिसोर्स है, सबसे कम है आपके पास, वो है आपका टाइम। आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। अब अगर आप फिजिक्स क्लासेस में आने जाने की टाइम, ट्रैवलिंग, फैटिक, उसकी थकावट, ये सारी चीज़ों को ट्रैवलिंग में ज़ाया कर दोगे, तो बेहतर है ना आने जाने में जो टाइम लग रहा है उसको भी आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो। और मैं आपको लिटरली बताऊं, ये जो ऑनलाइन टीचिंग का जो मैकेनिज्म या मोड है ना, ये ट्रिगर हुआ है आफ्टर कोविड के बाद से ऑनलाइन का रुझान बढ़ता गया और नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और पिछली 10-12 अटैम्प्ट में जितने बच्चे जिनका कैफ में या सीफैप के अंदर गोल्ड मेडल या पोजीशंस वगैरह आए ना, उनमें से 90% बच्चे वो हैं जिन्होंने ऑनलाइन चीज़ें कवर की। और वो क्यों कवर कर पाए या क्यों वो पोजीशंस वगैरह ले पाए? क्योंकि इफेक्टिवली उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की। क्या मेरा एक टाइम जो 1-1.5 घंटा आने जाने में ज़ाया हो रहा है, मैं उस टाइम को भी प्रैक्टिस के अंदर या कवरेज के अंदर या चीज़ों को पढ़ने के अंदर इन्वेस्ट करूँ ना, रादर देन कि मैं बस में या अबर करीम में या जो भी मेरे पास ट्रैवलिंग का मोड है उसमें मैं ज़ाया करूँ। क्योंकि देखो, अगर आपके घर से इंस्टीट्यूट की आधे घंटे की जर्नी है ना, तो वो ट्रैवलिंग टाइम आधा घंटा नहीं है। आप उस आधे घंटे की ट्रैवलिंग टाइम से पहले तैयार भी होते हो, फिर ट्रैवलिंग करते हो, फिर ट्रैवलिंग के बाद आप थक भी जाते हो, फिर जब आप वापसी भी कराते हो तो भी आपको घर जाके भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर आपके घर से कॉलेज तक का रास्ता 1 घंटे आधे घंटे का है, आना जाना 1 घंटा हो गया, तो आपका ट्रैवलिंग के अंदर इफेक्टिवली 2-2.25 घंटे ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि आने से पहले तैयार भी होना है, जाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना है। सर आपकी टेक्स्ट की वॉल्यूम्स के आंसर्स अवेलेबल है और सिर्फ आपकी बुक से पढ़ना इनफ होगा? जी अहमद, जब आप इन सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन देखेंगे, मैंने इन सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन में सब कुछ गाइड किया है कि कौन सी किताबों से पढ़ना है, उनका मटेरियल, उनके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे, क्या वो बुक इनफ है या कोई और बुक रेफ़र करनी है, सारी चीज़ें मैंने ओरिएंटेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस की है। सर पीआरसी रिजल्ट फ्राइडे को है, हमें पहले CN को CRN कन्वर्ट करवाना होगा, इसमें कितना टाइम लगता है? आज से कैफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा जिन्होंने सवाल पूछा है कि CN को CRN में कन्वर्ट करवाना है, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें मैक्सिमम मुझे पता नहीं है, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, फॉर्म वगैरह फिल करने होंगे, आपको CRN इशू हो जाएगा। अच्छा, एक ने कहा कि सर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि घर पे पढ़ें या लाइब्रेरी में जाके पढ़ें कैफ के लिए? देखिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आप अपने आप से, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको घर का माहौल मिसगाइड नहीं करेगा, मतलब घर के माहौल में आप पढ़ सकते हैं, आप मिसगाइड नहीं होंगे, आप घर पे पढ़े, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी की। लेकिन आपको लगता है कि यार घर पे पढ़ते पढ़ते मैं सो जाऊँगा, मूवीज़ देख लूँगा, घर वालों के साथ टाइम ज़ाया कर दूँगा, ज़ाया नहीं कर दूँगा, मतलब वो टाइम वहाँ निकल जाएगा, तो फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ें। लाइब्रेरी में ये होता है कि जब आप अपने आसपास लोगों को पढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर ज़रूरी होता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फ्लरिश करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं इतना डिसिप्लिन बंदा हूँ कि मैं घर पे भी पढ़ सकता हूँ, घर पे पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं लोगों को देखकर मोटिवेट होऊंगा, लोगों को देखकर प्रेशर में आऊँगा, तो आप, लेकिन यहाँ पे आपकी सवाल से मुझे एक वाक़या याद आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए वो कोहिनूर, जो भी वो पहाड़ था, मुझे वो पहाड़ का नाम याद नहीं आ रहा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह ताला को देखने के लिए कोहितूर वो पहाड़ी सिलसिले पे मतलब सफ़र कर रहे थे ना अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में ना शैतान मिला था।
तो शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था उस वक्त कि यार आप अल्लाह ताला से जा रहे हो तो अल्लाह ताला से मेरे ब्याफ पे माफ़ी मांगना कि मैं जो है ना माफ़ी मांगना चाहता हूँ अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। ये शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैसेज दिया था अल्लाह तक पहुँचाने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से कौन कौन ने मतलब जो भी देखा वगैरह उनका जलवा देखा अल्लाह का, और शैतान का ये मैसेज पहुँचाया कि मुझे रास्ते में शैतान मिला था और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो माफ़ी मांग रहा है तो काइंडली उससे माफ़ कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ शैतान से कहो कि मैंने उसे माफ़ किया, जाकर आदम की कब्र पे सजदा कर दे। सिर्फ इस शर्त पे मैंने उसको माफ़ किया कि जाकर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे सजदा कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापसी के सफ़र में शैतान को यही आंसर किया कि भाई अल्लाह ताला ने कहा है कि वो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको आदम की कब्र पे जाके सजदा करना है। तो वहाँ पर शैतान ने कहा कि यार जिसको मैंने जीते जी सजदा नहीं किया, मतलब जब सर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे मैंने उसको उस वक्त सजदा नहीं किया, तो अब मैं उसकी कब्र पे जाके कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पर शैतान ने कहा कि मैं बुरा तो बुरा ही सही, मैं जाके आदम की कब्र पे सजदा नहीं करूँगा। फिर वहाँ पर शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि यार चूँकि तुमने मेरा एक मैसेज अल्लाह ताला तक पहुँचाया तो मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। मुझे टू बी ऑनेस्ट आज वो 3 बातें याद नहीं आ रही, लेकिन 3 में से 2 बातें तो याद आ रही हैं। शैतान ने कहा कि यार चूँकि तुमने मुझे फेवर दिया कि मेरा मैसेज अल्लाह ताला तक पहुँचाया तो मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूँ। तो पहली बात उसने ये कही कि यार अगर आप कोई अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा करो ना, मतलब ज़कात की फॉर्म में या खैरात की फॉर्म में, मतलब अल्लाह की राह में अगर आपने खर्च करने का इरादा किया है तो वो फ़ौरन कर लेना, क्योंकि अगर आपने इरादा करने के बाद उसको डेफर किया ना तो मैं वो बाद में आपको करने नहीं दूंगा। मतलब शैतान ने कहा कि अगर आपने सोचा है कि आप अल्लाह की राह में इतना खर्च करेंगे लेकिन आपने वो डेफर कर दिया तो फिर मैं आपको वो करने नहीं दूंगा। तो अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करने का सोचते हैं तो आप उसे फ़ौरन खर्च कर दें, अदरवाइज़ आप उसको डेफर करेंगे तो मैं आपको करने नहीं दूंगा। दूसरा, शैतान ने हज़रत मूसा से कहा कि किसी गैर महरम लड़की के साथ आपने तन्हाई में नहीं रहना। मतलब अगर आप तन्हाई में किसी गैर महरम औरत के साथ, किसी गैर महरम लड़की के साथ होंगे तो तीसरा डेफिनेटली मैं वहाँ पे होऊंगा और मैं आपको बहका दूंगा। और तीसरी कोई बात कही थी, मुझे टू बी ऑनेस्ट वो याद नहीं आ रही आज की तारीख में। तो ये जो किसी ने सवाल पूछा ना कि सर लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर पे पढ़ना चाहिए, देखिए जिस एज ब्रैकेट में आप लोग हैं ना उस एज ब्रैकेट से मैं गुजर चुका हूँ और मुझे पता है उस एज ब्रैकेट का क्या मसला है। जब हम घर पे तन्हाई में होते हैं तो हमारा जहन किस तरह से काम करता है या किस तरह से सोचता है, ये सारी हमारी ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गुनहगार इंसान है, ये सब नेचुरल है। लेकिन इस तरह की अगर आप सिचुएशन में और डेफिनेटली होंगे तो फिर इस तरह के सिचुएशन में आपने अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, घर पे नहीं बैठना, लाइब्रेरी में चले जाना है। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अगर आप घर पे तन्हाई में तो आप कुछ गलत ही करेंगे, नहीं, आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना टाइम सही ज़ाया कर देंगे सोकर, मूवी देखकर, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखकर या फेसबुक देखकर, क्योंकि आप आसपास वालों को देख नहीं रहे, आप कुएं के मेंढक बने हुए। लाइब्रेरी में जब आप पढ़ते हो और आप देखते हो ना कि यार आगे पीछे वाला लड़का तो सिर्फ वॉशरूम का ब्रेक ले रहा है, उसके अलावा किसी से बात भी नहीं कर रहा, आपकी फटेगी, आप पे प्रेशर आएगा और आप प्रेशर के अंदर फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझा नहीं तुफैल, आप क्या कह रहे हो कि ये नंबर दे दें? मेरा ख्याल है कि शायद मेरी एडमिन ने मैसेज किया है बाकी बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तो मैं सबको सेंड कर देता हूं। ये चलें, आप लोग एडमिन से खुद ही कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जी अहमद, इंशाल्लाह हमारी वीकली या 2 वीक्स में लाइव डिस्कशन होती रहती है। तो फिर सदक़े वाली बात तो हो गई ना, एक सदक़े वाली बात थी, एक औरत वाली बात थी और शायद एक नेकी की कोई बात थी, मुझे याद नहीं आ रही, खैर जाने दें। तो आई बिलीव कि मेरे पार्ट में जो सारी बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो मैंने की हैं। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को पिक करना है। आज की डिस्कशन की रोशनी में सब्जेक्ट को पिक करने के बाद आपने उस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन देखनी है और फिर अपनी एग्जीक्यूशन पे जाना है। एक सवाल किसी ने पूछा कि सर एक मसला है कि लॉ के सब्जेक्ट्स में कुछ टीचर्स लॉ के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो सर वो मतलब काफ़ी मुश्किल से समझ आता है। अच्छा जी, देखें हम ना इस दौर के अंदर रह रहे हैं कि हमारे पास ग्लोबली इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। आपको वो कुछ सीखना है जो यूएस में अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है ना, वो भी आप अपने पाकिस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में रह के सीख सकते हो। आपके पास इंटरनेट है। अब तो एआई, चैट जीपीटी, क्लॉड, पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें हैं। अगर कोई वर्ड, जैसे एक बच्चे ने कहा सर लॉ के टीचर बड़े मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमें वो समझ नहीं आता, पहला टीचर से पूछें। अगर टीचर जवाब नहीं देता, गो टू इंटरनेट, गूगल पे लिखें, चैट जीपीटी पे लिखें, क्लॉड पे लिखें और उसको बोलें
एक्सप्लेन दिस वर्ड लाइक आई एम अ 5 years old, एक्सप्लेन दिस वर्ड लाइक आई एम अ 10 years old। वो आपको बेसिक एग्जाम्पल से, बेसिक सिनेरियो से एक्सप्लेन करेगा कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लॉ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अब एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन अगर आप गूगल पे लिखेंगे, चैट जीपीटी में लिखेंगे, क्लाउड में लिखेंगे, डेफिनेटली वो आपको इतनी एग्जांपल्स देगा कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की कि आपके जहन के अंदर वो बात महफूज हो जाएगी। जी अहमद, बिल्कुल पीआरसी के रिजल्ट तक का वेट करना तो बेवकूफ़ी है। टाइम है अभी, 5-6 दिन क्यों ज़ाया करने, फ्राइडे को आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अब्दुल, अब देखो पढ़ने को मैं एक बात बताऊँ, सीए के जो 20 पर्चे हैं ना, वो भी आप बगैर क्लासेस के पढ़ सकते हो। तुमने तो सवाल पूछा था डीएसआर का ना, कि मैं क्या डीएसआर के कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सीख लूँ। मैं कह रहा हूँ तुम अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, डीएसआर, ऑडिट, फाइनल का, कैफ का सारा तुम इंटरनेट से पढ़ सकते हो। इतनी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आप अपना पूरा सीए इंटरनेट से कर सकते हैं। द थिंग इज़, इंटरनेट पे प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पे वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, या कंप्लीट फॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता। आपको कंप्लीटनेस को मेक श्योर करना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सीक्वेंस, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज पढ़ने को आप सीए के 20 पर्चे या इवन दुनिया की कोई भी क्वालिफिकेशन आप यूट्यूब से देख के कर सकते हो। चलिए जी, मेरे पार्ट में जो डिस्कशन थी वो मैंने कंप्लीट की, लेकिन अगर आप लोगों की कोई सवाल वगैरह है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो फ्लोर इज़ ओपन टू यू ऑल गाइस। तुम भी पूछना चाहो, बाकी लोग भी जो पूछना चाहें तो वो सवाल पूछ सकते हैं।